जनूबी अफ्रीका ने पहले टी20 मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इब्तिदा में हमने देखा कि उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी 183 रन का काबिल दिफा हदफ वो सेट कर गए। प्रोटीज के ओपनर्स जल्दी आउट हुए, लेकिन डेविड मिलर ने शानदार इनिंग्स खेलकर टीम को सहारा दिया। उन्होंने बड़ा ही अग्रेसिव वो खेले हैं और ये अंदाज अपनाते हुए सिर्फ 40 गेंदों पर 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 82 रन बनाए। उनके साथ जॉर्ज लिंडे ने भी शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने 24 गेंदों पर 48 रन बनाए और उसके बाद 4 विकेटें भी हासिल की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टी20 मैच डरबिन में खेला गया, जहां जनूबी अफ्रीकी कैप्टन हेनरिक क्लासन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहिनशाह अफरीदी और अबरार अहमद ने नुमायां कारकर्दगी दिखाते हुए 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि अब्बास आफरीदी ने 2 और सुफियान वकीम ने 1 विकेट हासिल की। इसके अलावा दीगर बॉलर्स जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों को मुकम्मल काबू करने में नाकाम दिखाई दिए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का आगाज भी मायूस कुन रहा, जब बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, जिसके बाद टीम काफ़ी दबाव में नजर आई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जिम्मेदारी निभाते हुए 74 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, जबकि साइम अयूब ने 31 रन बनाए। दीगर बल्लेबाज मुतासिरकुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके और पाकिस्तान मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन ही बना सका। जनूबी अफ्रीका की जानिब से जॉर्ज लिंडे मैच के हीरो साबित हुए। उन्होंने न सिर्फ 48 रन बनाए, बल्कि 4 विकेटें लेकर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को भी मुश्किलात में डाला, जिस पर उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इस मैच के बाद जनूबी अफ्रीकी कप्तान हेनरिक क्लासन ने कहा कि उनकी टीम का जो मकसद था वो नए खिलाड़ियों को मौका देना था और मुस्तकबिल के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी बैटिंग लाइनअप और इब्तदाई जो पार्टनरशिप है उस पर भी काम करने की जरूरत है, ताकि अगले मैच में कामयाबी हासिल की जा सके। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जनूबी अफ्रीका ने जिस तरह से इब्तदाई विकेटें उन्होंने गंवा दी थी, उसके बावजूद बड़ा ज़बरदस्त स्कोर उन्होंने किया। आपको क्या लगा उनके बैटिंग ऑर्डर में कौन सी हिकमत अमली कामयाब रही? एग्रेसिव जिस तरह से वो खेले, मिलर ने जिस तरह से खेले, लिंडे जिस तरह से खेले, वो उनके लिए बड़ा जबरदस्त साबित हुआ। ओवरऑल खेल खेलने बहुत आप ये कहिए कि उन्होंने रिकवरी बहुत अच्छी की, क्योंकि अपनी होम कंडीशंस है उनके पास। साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा हम एक चीज देखते हैं कि उनके पास अच्छे बैटिंग टैलेंट और फास्ट बॉलिंग टैलेंट बहुत अच्छा होता है और रिकवरी बहुत जबरदस्त थी। जो डेविड मिलर है, हम जब जानते हैं कि उनको किलर मिलर कहते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक इनिंग्स के लिए एक स्ट्रगल कर रहा था साउथ अफ्रीका, और वो बिल्कुल जो उनकी इनिंग्स को उन्होंने एक वो जेट मोड पर ले गए और फिर आखिर में जिस तरह से हिटिंग हुई है, तो मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका ने बहुत जबरदस्त इस मैच में वापस आया है और पाकिस्तान ने काफी ज्यादा जो है वो आप ये कहिए कि मायूस कुन ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला, स्पेशली बैटिंग। ठीक है। अच्छा, ये जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्लेयर के हवाले से, जिस तरह से अभी मिलर की आप बात करें, बहुत सी टीमों के पास इस तरह से प्लेयर्स मौजूद हैं जो हार्ड हिटर हैं, अब क्यों हम इस चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम का जो एक बैड पैच है, अब वो उनकी जान नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से टीम को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ऑब्वियसली इतने बड़े वो प्लेयर हैं, जब वो आउट हो जाते हैं टीम पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है। ओपनिंग पेयर हम अपना एक बार फिर से क्यों फाइनलाइज नहीं कर पा रहे? देखिए, हमारी कोई डायरेक्शन उस तरह से इतनी मुझे वाज़ेह नजर नहीं आ रही है। देखिए, सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है, चलिए वो तो 0 पे आउट हो गए ना जी, तो बाकी बैट्समैन हैं जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं। देखिए कल आप मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स देखिए जी, तो मेरा है कि वो मैच आप जीत जाते हैं हार जाते हैं, इस तरह से आप टी20 क्रिकेट अच्छी नहीं खेल सकते है ना। आप देखिए कि उनको कितनी ज्यादा गेंदें लेनी पड़ी जाके अपना पहला छक्का लगाने में, उन्होंने जो बाद में जो छक्के लगाने शुरू किए, तब तक मैच इतना मुश्किल हो चुका था कि आपके लिए जीतना वहां से एक अनहोनी सी हो गई थी। और फिर आप ये देखिए कि उनके स्पिनर्स ने, उनका जो स्पिनर था लेग स्पिनर, उसने कितनी टाइट बॉलिंग की। लिंडा, यानी हमारे प्लेयर के पास, अगर मैं मुख्तसर बात करूं ना, तो हमारे पास टी20 के जो एक खास बैट्समैन होते हैं वो नहीं है। वो उनके लिंडा जो थे वो आर्म बॉल कर रहे थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर बाहर निकल रहा था, तो हमारे बल्लेबाज नहीं समझ पा रहे थे। इसी तरह से उनके जो स्पिनर थे वो विकेट टू विकेट लेग स्पिन कर रहे थे, जगह नहीं आपको दे रहे थे, तो आपके पास कोई उसका तोड़ नहीं था। तो हमारी कोई स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है। हम कभी नौजवान को टोटल बना देते हैं, कुछ मैचेस में वो रन ना करे तो उस पर भी शिकायत होता है, फिर वो पुराना प्लेयर ले आते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें कोई एक डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि टी20 एक प्रॉपर पावर स्ट्राइकर्स, यानी कि जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, बैटिंग के हिसाब से बात करूं, ये उनका फॉर्मेट है। हम ये आज की बात नहीं है,
अगर आप देखिए हमारी क्रिकेट की तारीख को, तो T20 वर्ल्ड कप जब भी होता था तो तब अचानक से सीनियर प्लेयर को बुला लेते थे, पहले भले जूनियर खेल रहे हो। तो हमारा ये जो एक फैसला एक समत में ना चले जाना और प्रॉपर एक फैसला ना कर लेने वाला प्रॉब्लम जो है वो बड़ा पुराना है। तो जब तक आप इन मसाइल से नहीं निकलेंगे तो आप दुरुस्त नतीजे हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अहमद, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर T20 में इंपैक्ट प्लेयर्स की जरूरत है, ये आपको पता है, ये हमें पता है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं पता है? जब उन्हें ये अंदाजा है कि बाबर आजम की अगर वो गेम नहीं चले, वो तो इस मैच में 0 पर आउट हो गए, उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में वो बेहतरी दिखाएं, T20 में उनकी जगह जरूर बनी रहे, क्योंकि बहुत से लोगों की अब ये भी राय है इस हवाले से कि T20 में उनकी जगह ही नहीं बनती। कैप्टनसी से वो फारिग हुए और अब कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है शायद T20 फॉर्मेट से भी उन्हें अलग कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कप्तान हमारे हैं रिजवान का, उनका बड़ा प्रॉब्लम है ये डॉट बॉल्स को लेकर, उस पर क्या कोई वर्किंग ही नहीं की जा रही है? उनका आज से प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लंबा प्रॉब्लम उनका चलता आ रहा है। देखिए मेरे हिसाब से उस तरह से बाबर और रिजवान जो है ना, या बाकी खिलाड़ियों को अगर आप देखें, ये T20 के लिए उस तरह से बहुत ज्यादा मौजूद खिलाड़ी नहीं है, ये कंडीशंस के प्लेयर है, खासतौर पे जैसे बाबर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इंक्लूडिंग उस्मान खान, आप ये कह रहे हैं कि वो भी फिर नहीं है, क्योंकि वो भी 5 मैचों में से किसी एक मैच में चल जाए तो चल जाए। मैं उस्मान खान पे आता हूँ, अलग तरह के प्लेयर जैसे बाबर आजम है। कंडीशंस के हिसाब से ये कंडीशन बाबर आजम को सूट करती है। देखिए जहां पे ट्रू विकेट्स है ना, लास्ट टाइम भी, अब हाँ फॉर्म फैक्टर हो सकता है। अब लास्ट टाइम भी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो ये जो जहां पे थोड़ा अच्छा बाउंस होता है ना, ट्रू विकेट्स होती हैं, तो वहां बाबर आजम एंजॉय करते हैं कि बड़े शॉट नहीं, वो अपने जो क्लासिकल शॉट्स होते हैं वो खेलते हैं। इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला था लास्ट T20 टूर पे, और जो जब भी ये ऐसी विकेट्स पे आते हैं बाबर अच्छा खेलते हैं। हाँ, फॉर्म फैक्टर एक ऐसा आया हुआ है जिसकी वजह से बाबर आजम शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह के हम उनसे तवक्को करते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर ये कहूंगा कि प्लेयर पूल का कॉन्सेप्ट है दुनिया में कि अगर कंडीशंस के हिसाब से अगर आपको जरूरत है तो आप बुला लें बाबर को। अगर आपको लगता है कि लो एंड स्लो विकेट्स हैं और जरूरत नहीं है तो फिर आप ना भी बुलाएं। तो आपने T20 में मस्ट प्लेयर नहीं कि हमने इनको रखना ही रखना है, ये और भी बाकी प्लेयर, सिर्फ बाबर की बात नहीं करूंगा। और रिजवान को ये देखना होगा, कल देखिए एक एस्पेक्ट हमें देखना होगा कि वो बार बार लेग साइड पे कोशिश कर रहे हैं, लेग साइड पे कोशिश कर रहे हैं, लेग साइड पे। हालांकि हमने उनके ग्लिम्पसेस देखे हैं, वो ऑफ साइड पे खेल सकते हैं, जैसे आखिर में उन्होंने 2 सीधे छक्के मारे। लेकिन जब आप सिर्फ लेग साइड पे कोशिश करेंगे तो टीमों ने अब बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया है। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे एक तरफ को खेलते हैं। हमारा हर प्लेयर देखिए वो मिड विकेट को देखता है, हर प्लेयर को देखिए वो मिड विकेट को देखता है, एक्स्ट्रा कवर पे शॉट्स नहीं मारते हैं, कोई इनोवेटिव शॉट खेलने की कोशिश नहीं करते। तो काफी लिमिटेशन है जब हम बॉल को हिट करने के लिए आते हैं। और उस्मान खान की आपने बात की, देखिए उस्मान खान दिलेर प्लेयर है, उस्मान खान के बड़े शॉट खेलना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा उसने अभी इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेली। तो जहां थोड़ा सा बाउंस ज्यादा होता है, जहां थोड़े ज्यादा तेज बॉलर होते हैं, या जहां थोड़ा सा स्विंग एंड सीम होता है, जहां वहां पे उस्मान स्ट्रगल करता है। तो वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, लेकिन मेहनती प्लेयर है, तो उसको बड़ा देखभाल के आपको कंडीशंस के हिसाब से किस जगह पे खिलाना है तो वो देखना हो। लेकिन अहमद, फिर आपको जिस तरह से अगर आप उस्मान खान के हवाले से बात करें, फिर हार्ड हिटर हमारे पास फिर कोई भी टीम में उस तरह से मौजूद नहीं है जो हमें परफॉर्म करके दिखा सके। फिर वही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जिसने परफॉर्म कर दिया उसको फौरन से टीम में ले आओ, उस पर प्रॉपर वर्किंग ना करो, उस पर मजीद मेहनत ना करो, PSL में परफॉर्म करो, डायरेक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आ जाओ। आप देखिए, अब मसला जो है ना वो हमारे क्रिकेट सिस्टम का है कि हमारे यहाँ ना क्रिकेट इस तरह से होती नहीं है। जो T20 के जो खतरनाक बल्लेबाज होते हैं और आते साथ इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, चौका छक्का स्कूप रिवर्स स्वीप, इस तरह के ऐसे शॉट्स बहुत कम प्रैक्टिस होते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट में। और ऐसे शॉट खेलने वाले जो प्लेयर होते हैं उनको हाई रिस्क प्लेयर कहा जाता है। अमूमन क्या होता है कि ऐसे शॉट खेलने वाले प्लेयरों को आगाज में नाकामियां भी आ जाती है, लेकिन आपको जरा सब्र के साथ उनको लेके चलना होता है और एक वक्त आता है फिर बन जाते हैं। लेकिन हारिस को देखें, आपके पास ना T20 का जो सबसे अच्छा अब तक जितने भी अवेलेबल प्लेयर है वो मोहम्मद हारिस है। अब होता क्या है, तो उसने कोशिश की कुछ मैचेस में, उससे वो शॉट नहीं लगे तो लोग कहते हैं ये टुल्ला है, ये फारिग प्लेयर है, ये गली प्लेयर है। तो आप खुद भी तो नहीं बनने देते ना। 4-5 फेलियर है तो हमारा सबर का पैमाना भी लबरेज हो गया। तो इस तरह से नहीं, आपको टीम बनानी पड़ेगी, ऐसे नौजवान इकट्ठे करने पड़ेंगे जो जदीद तकाजे T20 क्रिकेट के उस मुनासबत से खेल सकते हैं। बने बनाए नहीं आएंगे, हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा हमें सबर भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बैटिंग ऑर्डर जो है वो तो हमारा नाकाम हुआ, लेकिन बॉलिंग भी हमने देखा कि फिर वो एक अच्छे स्कोर पर रोक सकते थे। ये भी कहा जा रहा था कि शायद साउथ अफ्रीकन टीम 150 भी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर हमने देखा कि जो टारगेट था वो 180 को भी क्रॉस कर गया। तो उसमें आप समझते हैं हारिस रऊफ को इम्पैक्ट अच्छा नहीं डाल सके, स्कोर बहुत ज़्यादा देते रहे। सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही, उन्होंने 4 ओवर में 53 रन दिए, हारिस ने 40 रन दिए, तो 93 रन तो सिर्फ इन 2 बॉलर्स ने दे दिए।
सुफियान को देखिए हम मार्जिन दे सकते हैं क्योंकि वो नौजवान है, पहली बार साउथ अफ्रीका गए हैं और ये जो पिच है उसमें ये है कि अमूमन रिस्ट स्पिनर्स को मुश्किल हो जाती है क्योंकि उन्होंने कभी यहाँ पे पहले बॉलिंग की नहीं है ना, तो आगे फिर मिलर है, इस तरह के बैट्समैन है, फिर इतनी सपोर्ट नहीं थी ना पिच पे स्पिनर के लिए, तो अब वो ना तजुर्बेकार इस पे या इस कंडीशन में ना खेलने की वजह से हो जाता है। कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस से सही, आप एक रन पढ़ते हैं ना खेल का हिस्सा, तो आप इससे सीखते हो क्योंकि वो यंगस्टर है, आज मार पड़ी है तो कल हो सकता है यहाँ पे सीख के अच्छी बॉलिंग करेगा। हारिस राव को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो सीनियर बॉलर है, फास्ट बॉलर है, उससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई होप कि इंशाल्लाह वो अगले मैचेस में अच्छी बॉलिंग करेगा। ठीक है, और अगले मैचेस में आप किस तरह से देख रहे हैं, मिलर को लेकर या लिंडे को लेकर? जिस तरह से इन दोनों ने इस मैच का नक्शा चेंज किया, लिंडे ने तो 4 विकेटें भी ली हैं, पाकिस्तानी टीम को इस पर प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। जिस तरह से अब आपने ही कहा कि रिजवान पर बहुत सी टीमें वर्किंग कर चुकी हैं कि लेग साइड पर ही ज्यादा शॉट्स खेलते हैं, तो अब इन दोनों पर वर्किंग कर भी जाएंगे क्योंकि ये अगले मैचेस में फिर से पाकिस्तान को थोड़ी सी टेंशन तो देंगे। जी, इन्होंने लेंथ बड़ी जबरदस्त पकड़ी थी। लिंडा जो थे ना, आपके बल्ले से थोड़ा दूर गेंद कर रहे थे। वो दूर का ये होता है कि आपका ना बैट्स पे वो स्विंग पे फिर आता नहीं है, या तो आप कदमों का इस्तेमाल करके मारे तो अलग बात है। वो पीछे कर रहे थे और बाउंस भी है तो वो बॉल थोड़ा चढ़ भी जाता है आपके ऊपर, और वो बॉल आर्म बॉल कर रहे थे। आर्म बॉल ये था कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन से दूर जा रहा था और राइट हैंड को पढ़ के एंगल के साथ ड्रिफ्ट होकर अंदर आ रहा था, तो जिसकी वजह से वो रूम नहीं मिल रहा था और उनको फॉलो काइंड ऑफ कर रहे थे। तो उसके लिए आप उनको आपको थोड़ा सा स्विंग उस तरफ लेके जाना पड़ेगा कि उनको एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं, आपने उनको एज अ ऑफ स्पिनर इस तरह कुछ ट्रीट करना पड़ेगा ताकि वो आप बॉल के को एंगल के साथ मीट करें, या समहाउ कोई ना कोई आपको मेथड इस तरह से निकालना पड़ेगा ताकि आप उनको टैकल कर सके। क्योंकि प्लेयर शायद उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर समझ के खेलते रहे कि बॉल राइट हैंड बैट्समैन के टर्न होगा, लेकिन वो बॉल आर्म के साथ अंदर ही आता रहा, ब्रेक तो हुआ नहीं उनका बॉल। तो उन्होंने कंडीशंस के साथ, लोकल कंडीशंस में बहुत अच्छी बॉलिंग। ठीक है, और अमर ये भी बताएगा टीम कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है या आपको एक्सपेक्टेड है कि कुछ चेंजेस होंगे अब इस हार के बाद? बस चेंजेस तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग को, जो भी आप देखिए कि बैट्समैन को ऊपर नीचे या बैटिंग ऑर्डर को शफल करके देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि देखिए प्रॉब्लम ये है, हो सकता है, देखिए ये क्रिकेट है, आज के मैच पिछले मैच में हो सकता है जो प्लेयर नए रन ना किए वो अगले मैच में रन करते हैं, लेकिन ये था कि एक चीज का जो मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि आपने इरफान खान नियाजी से पहले शाहीन अफरीदी को भेज दिया। ये चीज सही नहीं है। देखिए उसकी वजह क्या है, कोई शक नहीं, शाहीन अफरीदी छक्का मार लेते हैं, बड़ा शॉट लगा लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं, उनकी उसमें लिमिटेशंस है ना। अगर उनके पाले में गेंद आ गई तो फिर ठीक है, लेकिन उनके पास वो शॉट्स की रेंज नहीं है जो कि प्रॉपर बैट्समैन इरफान नियाजी के पास होती है। उसका नुकसान ये हुआ जो वो 5-6 गेंद बीच में शाहीन ने खेली, वो शायद उस वक्त इरफान आ जाते तो उनके पास वो 4-5 गेंदों का मार्जिन होता, तो शायद वो रिजवान के साथ मिलकर मैच फिनिश कर सकते। अब जब वो आए तो बिल्कुल पानी सर से गुजर चुका था, उनको सिर्फ रिस्क ही लेना था, पहली बॉल पर रिस्क लिया, आउट हो गए, तो ये रिस्क रहता है। तो मेरा ख्याल ये कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो तो हमेशा जो प्रॉपर बैट्समैन है उसको प्रॉपर बैट्समैन को ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा 3 प्लेयर्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, शायद आप भी एग्री करें। जैसे से मोहम्मद हारिस के हवाले से आपने कहा, फखर जमान कुछ वजूहत उनकी चल रही है, उनका ट्वीट वाला मामला, और कहीं कहा जा रहा है कि उनकी कोई तबीयत भी ठीक नहीं है। दूसरा आसिफ अली को लेकर आपको लगता है इन 3 प्लेयर में से कोई एक प्लेयर तो हमारे पास T20 में होना चाहिए? मैचेस जितवा चुके हैं हमें काफी है। आसिफ अली का तो अब मुझे मुश्किल दिखता है, बहरहाल पाकिस्तान के मुझे अभी वो प्लान में दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि जो आप अभी बात कर रहे थे फखर जमान की, तो फखर जमान, अच्छा इसमें 2 अलग चीजें ना, एक खबर आ रही है मीडिया पे कि फखर को ये बीमारी थी वो बीमारी थी, लेकिन फखर जमान से भी हालिया जो बात हुई तो उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और वो अभी चैंपियंस T20 कप खेल रहे हैं, तो उनका एक अलग सा एक मौकफ दिख रहा है। और साथ में जो है वो, अगर आप बात करेंगे, आपने फखर जमान के अलावा एक और नाम लिया, किसका? ठीक है, अच्छा मैंने नाम लिया था मोहम्मद हारिस का। मोहम्मद हारिस का, जी। तो मोहम्मद हारिस तो जितना कहत हमारे पास मॉडर्न डे T20 बैटर्स का है ना जी, उस हिसाब से अगर आप देखें तो मोहम्मद हारिस तो इस स्क्वाड से, पाकिस्तान की इस T20 टीम से ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अहमद अब कुछ बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आज आईसीसी की एक बड़ी मीटिंग है, फैसला मुतवक्के है, उम्मीद है कि आज चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कुछ फैसला फाइनल हो जाएगा। आपको क्या उम्मीदें हैं? ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये आईसीसी की तरफ से हैं, ये बीसीसीआई की तरफ से हैं? मसला इसमें क्या है? जब पाकिस्तान को होस्टिंग मिली है और एक मुल्क यहाँ पर नहीं आना चाहता तो क्यों उस मुल्क को ड्रॉप नहीं कर देते? क्या ऐसी मजबूरी है? चल क्या रहा है?
देखिए आईसीसी का यही प्रॉब्लम है कि आईसीसी आज तक कोई एक मुंसिफाना बॉडी नहीं बन पाई है और अभी देखिए कि बीसीसीआई के ज़ेरे असर है, इसी वजह से एक मुल्क हम होस्ट हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, उसके बावजूद भी आप देखिए कि हमें अपने ही होस्टिंग को लेके बार्गेन करना पड़ रहा है, तो ये बस ये इतनी बात काफी है आईसीसी के एक किरदार को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में। और यही वजह है कि आईसीसी हर दौर में किसी न किसी क्रिकेट बोर्ड जो कि उस वक्त का मजबूत क्रिकेट बोर्ड होता है उसके ज़ेरे असर रही है। और आप देखिए क्रिकेट कहाँ ग्रो की है, क्रिकेट तो नीचे गई है। आप कितने कंट्रीज जो है वो पीछे चले गए, पहले कीनिया की टीम अच्छी खासी हुआ करती थी, आज वो किस्सा पारीना हो गई है। जिम्बाब्वे की टीम 90s में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टीम होती थी, आज वो कमजोर तरीन टीम बन गई है। श्रीलंका की टीम को देखिए कि वो एक बहुत बड़े लेजेंड्स होते थे, अब वो भी एक मिड लेवल की टीम बन गई है। पाकिस्तान को आप देख लीजिए कि पहले से हमारा म्यार नीचे आ चुका है। तो आईसीसी ने गेम के कितने टेस्ट प्लेइंग नेशंस ऐड हुए हैं पिछले 20-30 साल में, 1, 2। तो बात ये है कि आईसीसी ने गेम की बढ़ोतरी के लिए काम ही नहीं किया और वो एक जस्ट लगता है कि वो जो है कि जो पैसे ज्यादा देगा मैं उसका नाम बोलूंगी, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ठीक है, तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है? जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फाइनली स्टांस हम लोगों ने भी ले लिया कि हम भी किसी सूरत इस पर नहीं मानेंगे और अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो फिर आगे के जितने भी मैचेस होंगे जो कि हिंदुस्तान में होने जाएंगे उसके लिए हमें भी फिर रिटन कंफर्मेशन लाजमी इस वक्त चाहिए। तो पाकिस्तान का जो स्टांस है वो तो बिल्कुल क्लियर है। इस मुतालबे को आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान के? देखिए पाकिस्तान में, आप देखिए हमारा पहले क्या था, हम जो कहते रहे हम वो मानते नहीं थे ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले पतवार में पुरानी दौर की बात कर रहा हूँ कि हम लोग क्या कहते थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कहते थे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, लेकिन हम चले जाते थे। तो अगर इंडिया नहीं आता है और ये अगर मिसाल लीजिए कि कोई हाइब्रिड मॉडल तय हो जाता है और आप अभी हम ये कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे आईसीसी के इवेंट्स पे, तो ठीक है, आप नहीं जाना चाहते, बिल्कुल सही बात है, तो फिर आप ना जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अगर हम ये कह दें कि हम नहीं जाएंगे और आगे जब मौका आए और हम चले जाएं तो फिर वो एक बात अच्छी नहीं लगती। हमेशा वो कहेंगे कि ये कह देते हैं और फिर आ भी जाते हैं, तो वो फिर हमारा स्टांस जो है ना वो कमजोर पड़ जाता है। पहले ऐसा हुआ है, आई होप कि इस मर्तबा काफी सख्त स्टांस लिया है मोहसिन नकवी साहब ने और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो इस पे हम उम्मीद है कि हम कायम नहीं। ठीक है अहमद, लास्ट कमेंट मैं आपसे सिर्फ चाहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान को भी फिर दूसरे बोर्ड्स के साथ जो लॉबी है, जो दोस्ती है, वो मजीद बढ़ानी पड़ेगी ताकि आगे इस तरह की भी कुछ सिचुएशन आए तो बाकी बोर्ड्स भी पाकिस्तान के साथ खड़े हों। देखिए अगर मैं रियलिटी की बात करूंगा ना, तो लॉबी वो पहले एक दौर हुआ करता था जिसमें आप अपनी क्रिकेट डिप्लोमेसी की तरफ जाते थे। अब अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ पैसा आड़े आ गए, तमाम क्रिकेट बोर्ड डरते हैं बीसीसीआई से जो है वो टक्कर लेने से, कि पैसा सारा उनके पास है, उनके प्लेयर्स का इंटरेस्ट सारा उनकी आईपीएल लीग में, उनको पैसा बहुत ज्यादा देते हैं। तो इस वक्त तो मैं कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, ये तब होगा जब हमारी क्रिकेट इतनी अच्छी हो जाएगी, जब हम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो ठीक है ना, उस हिसाब से आप आबादी के हिसाब से क्रिकेट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से पाकिस्तान दूसरा दुनिया का बड़ा बोर्ड बन सकता है, लेकिन उस मकाम तक पहुंचने के लिए हमें दिन रात एक करना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।